हो, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतदान की हमारी जो प्रतिशत है वो लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और अब तक आपने हमें जितने आंकड़े बताए हैं वो पिछले आंकड़ों से काफी आगे बढ़ चुके हैं और खाने पीने की और गर्मियों को देखते हुए काफी अच्छी व्यवस्था की गई, सुरक्षा का भी काफी अच्छा यहाँ पे मतदान जहाँ पे हो रहे हैं वहां पे हर बूथ पे सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हर इंतजाम किए गए, पुख्ता इंतजाम किए गए। रविंद्र, वहां पे और कुछ क्या अप्रिय घटना हो तो नहीं हुई है? ये हमें अभी तक ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। क्या आपके नजर में ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं? देखिए, रायपुर लोकसभा क्षेत्र का जो पश्चिम विधानसभा है उसमें विकास उपाध्याय जो एक प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस में उतारा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो पानी पिलाया जा रहा है विधानसभा का सिलसिलेवार जो लोकसभा का ताल्लुक है उसमें उन्होंने एक साफ तौर पर नोटिस किया है कि जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं वो पानी पिला रही, वो भाजपा आरोप लगाया कि भाजपा को उन्होंने कार्य किया और भाजपा के अंतर्गत जो चीजें होती है जो चुनाव संबंधित जो मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जाता है वो उसमें अपने आप में कठिन परिस्थिति है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हड़ताल कर रहे हैं। किस प्रकार का जो वाद विवाद होता है उतना ही अभी तक जानकारी में आया है। हालांकि स्पष्टीकरण इस चीज का नहीं है, हालांकि भाजपा ने इस पर आरोप भी लगाया कि मनगढ़ंत षड्यंत्र द्वारा किया जाए, इसके अलावा ऐसी कोई घटना नहीं। जी, मतलब आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और एक खबर हमें ये भी आई थी कि विकास उपाध्याय धरने पर बैठ गए हैं और वो एजेंट बता रहे हैं भाजपा के। जी, तो जी, जी। क्या ये आरोप कहीं आपको क्या लगता है, आरोप ये सही है या उनका धरने पे बैठना सही है? जी देखिए, विकास उपाध्याय धरने में बैठे हैं लेकिन इसका उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी की सदस्यता लेकर वहां पर बूथ एजेंटों का काम कर रहे हैं, जो मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भाजपा को वोट दे, भाजपा के पक्ष में वोट दे, लेकिन इस पर खंडन किया गया भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा। ये केवल एक साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है। जब चुनाव हारा जाता है तो इस प्रकार का कृत्य जो प्रत्याशी द्वारा किया जाता है वो विकास उपाध्याय अपने चरित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन ये उचित नहीं है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी भी संख्या में एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होना और वहां पर नारेबाजी करना ये बिल्कुल आचार संहिता के विपरीत होता है। इसका उल्लंघन करने से एक दंड के रूप में भी देखा जा सकता है आचार संहिता का उल्लंघन का पालन न करने पर। लेकिन अब जो चीज हुई है वो पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है और लोकसभा रायपुर की है और के सामने जो विकास उपाध्याय के सामने जो प्रत्याशी है वो ब्रिजमोहन अग्रवाल है, 8 बार के विधायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तमाम बड़े जो शीर्ष के नेता वहां पर पहुंचे हैं और समझाइश दी जा रही है कि अपने धरने को समाप्त करें। जी हाँ, उनका धरने पे बैठना, जैसे कि रविंद्र बता रहे हैं कि आचार संहिता का ये उल्लंघन है और विकास उपाध्याय का ये आरोप है कि मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है और जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल काफी कद्दावर नेता हैं और उनके सामने उनके प्रदर्शन आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके बारे में आप क्या और कुछ जानकारी हमें देना चाहेंगे रविंद्र? देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचन प्रशासन द्वारा एक चीज पहले जानकारी बताई दी गई कि किसी भी प्रकार के पहले और दूसरे चरण के मतदान के समय इस प्रकार का जो कृत्य हुआ था उस पर थोड़ा सा माहौल गरमाया था, दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे। हालांकि इस प्रकार की कोई शिकायत भी आई नहीं कि भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता में ऐसा कोई झूमाझटकी हुई है। बस विकास उपाध्याय और उनके समर्थक धरने पर बैठे हैं केवल इसको लेकर कि वहां के जो कार्यकर्ता हैं या वहां के जो पदाधिकारी हैं जो बूथ एजेंटों का काम कर रहे हैं, जो भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने का काम कर रहे हैं, उस किसी भी प्रकार की कार्रवाई निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं की जा रही है। लेकिन सबसे चीज है तो ये तथ्य पेश कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि क्या भाजपा के कार्यकर्ता आंगनबाड़ी की सहायताओं से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो सही है, कितना सही है, वो चीजें अभी तक स्पष्टीकरण नहीं पाया है। लेकिन बहरहाल शाम तक इसका पता चल जाएगा। लेकिन वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो काफी अच्छा वोट प्रतिशत राजधानी रायपुर में देखा जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ घंटों में 6 बजे तक जब मतदान पूर्ण हो जाए तो ये लगभग 70 तक का आंकड़ा छू सकता है। जी, जैसे कि रविंद्र ने हमें बताया कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं शाम के 6 बजे तक। लगातार आंकड़ों में बढ़ान की बिल्कुल संभावना है कि आंकड़े बिल्कुल बढ़ सकते हैं। छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। धरने पे भी बैठा गया है, आचार संहिता का उल्लंघन भी किया गया है। कोई उसे जैसे कि रविंद्र ने बताया कि उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आगे हम जुड़े रहेंगे रविंद्र आपके साथ।
आगे की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ग्रैंड न्यूज आपके लिए आगे के लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान आज जारी है। 7 सीटों पर 68 प्रत्याशी मैदान में है और अब तक की मतदान की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। 11 बजे तक 29.90% मतदान हो चुके हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा और जांजगीर चांपा के लेटेस्ट अपडेट्स हमने आपको थोड़ी देर पहले अवगत कराया उनसे। और सबसे ज्यादा मतदान अभी तक रायगढ़ में 32.92% हुआ है। सबसे कम बिलासपुर में 25.29% मतदान हुआ है। आपने थोड़ी देर पहले देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सपत्नीक अपने परिवार समेत अपने पैतृक निवास पहुंचे थे और काफी जुमाजट, काफी सारे बूथ्स पर, काफी सारी जगहों पर कांग्रेस और भाजपा में काफी सारी तकरार की भी हमने जगह देखी है, तकरार देखी है। काफी सारे कलाकार और सशक्त नेता एक दूसरे के सामने मौजूद है। कांग्रेस और भाजपा की सीट्स के लिए लड़ रहे मैदान में मौजूद हैं। देखना ये होगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कांग्रेस और भाजपा में कौन इस सीट पर, कौन किस सीट पर बाजी मारता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रैंड न्यूज के संपादक श्री संजय शुक्ला जी और रविंद्र राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रैंड न्यूज के एडिटर, जो हमें जानकारी देंगे। जी रविंद्र जी, हाँ रविंद्र बताइए। शुक्ला सर आपके साथ मौजूद हैं, संपादक ग्रैंड न्यूज के संजय शुक्ला जी आपके साथ मौजूद हैं। क्या जानकारी हमारे साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको चीज से अवगत करा देना चाहता हूँ। जब हम फील्ड में उतरते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं, तो बोलते हैं, मन की आवाज को जानते हैं कि उनके मत को क्या है, किस प्रकार से वो चिखते हैं। और खास करके जब चुनाव आता है तो चुनाव में एक मतदाता की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार से कहाँ निर्भर करती है। लेकिन जो चीजें आती है सबसे इम्पोर्टेंट मतदान के दिन की, तो मतदान के दिन सभी लोग अपने आप को इतना सशक्त बना लेते हैं कि उन्हें किस पर मत करना है, कहाँ मत करना है और किस विजनों को लेकर मत करना है, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। मैं सीधा इस वीडियो से आपसे जुड़ा हूँ और आपसे मैं आपको पूरा एक एक चीज का हाल बताऊंगा। हमारे साथ सीनियर वरिष्ठ संवाददाता अमित बाग जी बोल रहा हूँ, उनसे मैं चर्चा करता हूँ। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं लोकसभा का है चुनाव चल रहा है, राजपुर में लगभग 400 के ऊपर का मतदान हो चुका है। और क्या आप देखना चाहेंगे बड़ा जो मतदान को लेकर स्वीप कार्यक्रम चलाया गया था प्रथम दौर, तो ये काफी सफल रहा। इस पे काफी लोग घर से निकले हैं, सुबह 7 बजे से काफी भीड़ रही है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, पोलिंग बूथ पे बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही थी और इसी तरह स्कूल कॉलेजों में भी जाके लोगों को उत्साहित किया गया था कि वो मतदान के लिए बाहर निकले। बच्चों को स्कूल जाके बताया गया कि वो अपने पेरेंट्स को बोले कि वो मतदान के लिए बाहर आए। उनके द्वारा रैली निकाली गई थी, स्लोगन निकाला गया था, बाइक रैली निकाली गई थी। तो किसी न किसी तरह से इनका ये कार्यक्रम काफी सफल रहा है। मतदान जो पुराने मतदान होते थे, पिछले मतदान होते थे, उससे ज्यादा ही औसत जा रहा है। ये बिल्कुल औसत तो जा रहा है। मैं सीधा संपादक जी हमारे संजय शुक्ला से जुड़ेंगे, उनसे मुलाकात करता हूँ, जानकारी लेता हूँ कि जो चुनाव है, चुनाव को देखते हुए 7 जो सीट है वो कैसे वो देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आते हैं। सर, जो चीजें चल रही है सामने, आमतौर पर हम देख सकते हैं चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव को लेते हुए जो सीटें हैं, खास करके जांजगीर चांपा जो ST/SC बेल्ट है, रायपुर की बात करें तो बड़े नेता सामने, विकास उपाध्याय, बृजमोहन अग्रवाल, बात करें दुर्ग की विजय बघेल से लेकर राजेंद्र साहू की बात करते हैं। आप इस लोकसभा चुनाव के इस अभी तक के जो 1 बजे तक की मतगणना हुई, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतदान को लेके सुबह से काफी रुझान देखा जा रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा हाई फाई सीट अभी कोरबा को मान रहे हैं, जहाँ ज्योत्सना मान और सरवत पांडे के भी सीट अच्छा है। और दोपहर 1-1:30 बजे तक अगर आंकड़े हम देखें तो बिलासपुर में सबसे कम और रायगढ़ में सबसे अधिक 55% मतदान हुआ है। इसे देखकर लगता है कि वहाँ लोगों में काफी उत्साह है अपने नए सांसद चुनने के लिए। और कहीं ना कहीं और इसके श्रेय जिला प्रशासन को भी जाता है, निर्वाचन आयोग को भी जाता है, जिन्होंने मतदाताओं को रिझाने के लिए काफी प्रयास किया है। आदर्श मतदान केंद्र बनाए, मतदान केंद्र बनाए हैं, यहाँ तक कि मतदान कर्मियों के लिए और मतदाताओं के लिए नींबू पानी की व्यवस्था की गई है, पंडाल की व्यवस्था की गई है, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, ऐसा अलग अलग प्रकार के कई ऐसे प्रयास किए हैं जिससे मतदाताओं में काफी मतदान के प्रति है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। 2 सीटों की मैं बात करना चाहूंगा, खासकर एक पहला बिलासपुर है, जहां पर देवेंद्र यादव के सामने तोफन साहू खड़े हैं। वहां पर एक जातिगत समीकरण बना और एक
कोरबा की बात करूंगा, आपने जिक्र किया कोरबा, क्योंकि इस बार एक तरफ नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान की पत्नी सोना मान है और सुष पांडे जो कि दूर से आती है, उन्हें बाहरी बात का काफी वहां पर मामला चला है, बाहरी बात का लेकर उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, देवेंद्र यादव को टिकट मिला था। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के समय जब ये मतदान हो रहे हैं, रायपुर से थोड़ी सी कम थी, सबसे ज्यादा रायगढ़ में मतदान ज्यादा हुआ है, उसके बाद फिर बिलासपुर में थोड़ा कम परसेंट हुआ है, क्या लगता है आपको इन दोनों चरणों में, खासकर कोरबा और बिलासपुर, ये जो पार्टी एक्सचेंज करके एक जगह से दूसरे जगह ले गया, उन्हें नुकसान पहुंचाएगा या फायदा पहुंचाएगा, खास करके भाजपा को जो सीटिंग पार्टी है? देखिए, बाहरी का मुद्दा तो शुरू से उठता रहा है। कोरबा में जैसे सर्वोच्च पांडे को प्रत्याशी घोषित किया गया, चाहे शिव डहरिया हो, देवेंद्र यादव हो, चाहे सर्वोच्च पांडे, कांग्रेस ने भूपेश बघेल भी इसमें आते हैं जो नाम चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के पास अंतिम समय तक प्रत्याशी नहीं थे और उन्होंने अपने विधायकों को ही टिकट देकर लोकसभा में उतारा है और इसका विरोध भी हुआ है। कुछ लोगों में काफी विरोध हुआ है, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध जताया, टिकट बदलने की मांग भी की। बिलासपुर में तो कांग्रेसी ने आमरण अनशन भी चालू कर दिया, जिसे मनाने के लिए पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, अंततः वो माने, उन्हें जूस पिला के तोड़वाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो। वहां भी सर्वोच्च पांडे को बाहरी बताया जा रहा है और स्थानीय जो भाजपा कार्यकर्ता है, यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता है, बिलासपुर, दोनों जगह स्थानीय नेताओं में काफी विरोध है। इससे लगता है कि इन पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है। ये अभी विकास उपाध्याय धरने में बैठे हैं पुरानी बस्ती में, एक मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को भाजपा में पक्ष में वोट डालने का रुझान किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग कुछ करेगा इस इलेक्शन आचार संहिता का उल्लंघन तो है, लेकिन ये देखिए ये तो राजनीति के वो हथकंडे हैं। मतदान के समय में से धरना प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है और यह मतदान की प्रक्रिया शाम तक खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब विकास उपाध्याय लग रहा है कि उनकी पोजीशन कमजोर है, इसलिए वो ऐसे हथकंडे अपनाकर किसी भी तरह से मतदाताओं को अपनी ओर जाने का प्रयास करें। इस पर कोई ज्यादा बड़ी राजनीति नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा उपाध्याय को होगा, क्योंकि दिलमोहन अग्रवाल काफी कद्दावर नेता है, 8 बार के विधायक हैं और भाजी मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं, तो उनकी छवि काफी रायपुर में काफी स्ट्रांग है। उनका उपाध्याय तो अभी हाल में ही चुनाव हार चुके हैं विधानसभा पश्चिम में, तो उनका पोजिशन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि काफी खराब। तो ये थे हमारे साथ न्यूज के संपादक संजय शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि जो चुनाव होता है, चुनाव को लेकर पार्टियां अपने आप में तय करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शाम के 6 बजे तक मतदान जब हम कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, गणना सामने आ जाएगी कितना कहाँ प्रतिशत मतदान हुआ है, वो फिर आखिरी में अंत वाली बात। जी रेवेंद्र, तो हमने देखा संपादक ग्रैंड न्यूज के संजय शुक्ला ने चुनावी समीकरण पर प्रकाश डाला है और रायपुर के घटते बढ़ते आंकड़ों पर प्रकाश डाला है। क्या और भी आपके साथ और लोग हैं जिन्हें आप जोड़ना चाहेंगे और जिनसे आप चुनाव के इन समीकरणों पर और घटते बढ़ते आंकड़ों पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं और आप जो है उनसे चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ा अपडेट आपसे मैं देना चाहूंगा वो ये अपडेट ये है कि हम अगर चुनावों को सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से देखें, एक पार्टी और दूसरे पार्टी के द्वंद्व बीच में, वो कितना महत्वपूर्ण है वो चीजें निर्भर नहीं करता है। महत्वपूर्ण है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार जाती है तो फिर जनता उसका प्रभाव डालती है। खास करके केंद्र में भाजपा को इसलिए प्लस फायदा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जब केंद्र में नरेंद्र की सरकार जब थी, लगभग 10 साल हो गए, आज 10 साल में हम कई बार चीजों को परिवर्तन करते देखा है और जो चीजें परिवर्तन के साथ क्रियान्वित हो रही हैं प्रदेश में, चाहे वो मातारी बंधन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे नल घर बिजली योजना हो, चाहे अनाज की योजना हो, इन सभी योजनाओं को लेकर अब एक आपसी तालमेल भाजपा केंद्र और प्रदेश में बना के, क्योंकि इस बात को मैं इसलिए इतना दावे से कह रहा हूँ कि जब 18 में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव भाजपा हारी थी, तब बुरी तरीके से भाजपा फिर बैकफुट में चली गई थी और वहां पर कांग्रेस ने स्टैंड लिया था। तो समीकरण चुनावी दृष्टिकोण से बनाया गया वो 2024 के हिसाब से उन्होंने उनकी प्लानिंग 2019 में की थी, क्योंकि 19 के बाद तत्काल में केंद्र की सरकार मोदी की बनी थी और 2014 के मुकाबले काफी तेज बड़ी ट्रेंड मिली थी। तो उनका यही दावा है कि हम 400 के पार जाएंगे और अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार न केंद्र में है न राज्य में है
अलग राज्य की बात नहीं कर सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में केवल 11 सीटें और 11 सीटों के इस आंकड़े की बात करो तो सब जगह जातिगत समीकरण बैठा हुआ है। ST/SC बेल्ट में जांजगीर चांपा है, जहां पर शिवहरिया को उतारा गया, जो कैबिनेट के पूर्व के मंत्री भी रहे, भूपेश बघेल जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी दांव साख पर मौजूद है, और साख दांव पर मौजूद होने के साथ साथ अब वर्तमान में ये डिसीजन लेता है कि 11 की 11 सीटों में कौन कितना बाजी मारेगा वो आखिरी समय में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल चुनाव का मतदान अभी चल रहा है, लोग मतदान कर रहे हैं। जब आंकड़े अगर पार होते हैं उस आंकड़े से, जहां भाजपा निष्पक्ष हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है, और वोट घटता है तो वो भाजपा के पक्ष में जाता है। हालांकि रायपुर की सीटों में वही आंकड़ा देखने को मिल रहा है जो भाजपा से चाहती है, और वही सीट कांग्रेस में देखा जा मिल रहा है, जहां पर जांजगीर चांपा में जिस प्रकार से ST/SC का जातिगत समीकरण का मामला है वो देखी जा रही है। तो दोनों प्रकार से परिणाम भारी है। अभी किसी पे कोई कहा नहीं जा सकता। 3 सीटों का चुनाव है, 3 चरण का था, पहले 2 चरण पहले हो चुके हैं, बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद और एक अलग कांकेर क्षेत्र, और अब जो 7 सीट का जो मतदान है इन 7 सीटों पर। तो आखिरी में देखने वाली बात यह रहेगी कि मतदान प्रतिशत अंत में कितना होगा। जी, मतलब 2019 में जब केंद्र में सरकार आई थी बीजेपी की, तब से उन्होंने तैयारियां 2024 की शुरू कर दी। उन्होंने योजनाएं अपनी जो लागू करी, उन योजनाओं का आप कहना चाह रहे, उन योजनाओं का लाभ अब की चुनाव में उन्हें जरूर मिलेगा, और बढ़त हो सकता है कि बढ़त भी देखने को मिले, और चुनावी समीकरण ऊपर नीचे हो सकता है देखने मिले, आंकड़ों का ऊपर नीचे होना, रुझान होना, किसकी तरफ सरकार जाएगी, किस तरफ आंकड़ों का रुझान जाएगा। फिलहाल तो पर शाम तक स्थिति जरूर क्लियर होगी, क्योंकि जितने नेता मैदान में है, जितने कैंडिडेट्स मैदान में है, वो अपनी अपनी जगह काफी कद्दावर और काफी सशक्त नेता हैं। जातिगत समीकरण भी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि SC/ST जातिगत समीकरण भी है। इसका कितना फायदा भाजपा और कांग्रेस को मिलेगा, ये भी शाम तक हमें क्लियर हो जाए। ये भी चीजें महत्वपूर्ण है कि हम इस पर दाव खेलें, क्योंकि सीटें अलग है, और सीटों के अलग लोकसभा क्षेत्र होने से एक फायदा वहां के जाति प्रत्याशी को भी हो सकता है, चाहे वो ST/SC सत्तानी समाज से आते हैं या साहू समाज से आते हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने 3 साहू को उठाया, और उनका कहना है किसी भी अगर पार्टी से, क्योंकि 2 सीटों से बढ़त अगर 3 से 4 भी ला लेते हैं तो वो काफी पॉजिटिव थिंग रहेंगे, खास करके कांग्रेस के लिए, जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक दल को दूसरे दल में छोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी है, अगर किसी सीट में कुछ नुकसान होता है तो सिर्फ 2 सीटों का है, एक कोरबा, एक बस्तर। अब दोनों सीटों देखिए, जो तय होगा वो मतदान के अंत में पता चल पाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ा है, उससे भी निर्णय लिया जाएगा। कोरबा की अगर बात करें रेवेन, तो सरोज पांडे को कहा जा रहा है कि ये बाहर से आई हुई है, तो ऐसे भी कुछ बातें चल रही थी कि सरोज पांडे को आई हुई कहा जा रहा था। कोरबा में क्या लगता है कि कोरबा में भाजपा का फायदा हो सकता है? उनके सामने है विधानसभा स्पीकर की वो पत्नी रही। बिल्कुल, कोरबा सीट को हम इसलिए नकार नहीं सकते, क्योंकि कोरबा का जो सीट है वो भी एक बहुत बड़ा बाहुल एरिया है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में यह बाजी बिल्कुल पलट गई है, क्योंकि विधानसभा के मुद्दे और लोकसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग रहते हैं। दुर्ग की राज्यसभा, दुर्ग से उनका गृह निवास है सरोज पांडे का, और साथ ही साथ वो राज्यसभा सांसद भी है, एक बड़ी नेता है। दिल्ली में भी उनकी बातें को रखा जाता है प्रमुखता से, और उन्हें एक सामने कैंडिडेट ज्योत्सना महंत के सामने आ गया कि वो चाहते हैं कि भाजपा जो अपना आंकड़ा 9 है उसे 10 से 11 किया जाए, 9 से 10 से और 10 से 11 किया जाए। तो ये कोशिश रहेगी कम से कम एक सीट जो कोरबा की खाली जाती है वो भाजपा की झोली में जाए, तो केवल एक ही सीट बचता है बस्तर का, वो उसे भाजपा की झोली में जाएगी। अगर कोरबा की सीट अगर हारती है तो फोकस फिर महेश कश्यप में किया जा सकता है, चाहे कांकेर की सीट हो चाहे वो बस्तर की सीट हो। लेकिन जो बड़ी सीट बाहरी जो लोगों ने कहा था कि बाहरी है, इस प्रकार का जहां तक राजनीति में सवाल प्रश्न नहीं होता है, नेता का उसका पॉलिटिकल कैरियर दिखा जाता है, और कैरियर के साथ साथ उनके कामों की विवेचना की जाती है, जिस प्रकार काम करे। लगातार अपने कामों को माध्यम से उन्होंने अपना टिकट को कंफर्म किया है, और इस चीज को लेकर उन्होंने आ रहा है। जी, धन्यवाद रेवेन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डाला, धन्यवाद बहुत बहुत। तो जाते जाते अब हम जानेंगे लोकसभा का इतिहास। आगे बढ़ते हैं, और ग्रैंड न्यूज आपके लिए अपडेट्स लेके आता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।